कुछ सेशन ऐसे बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन तो जरूर, उसके साथ आपके पूरे जिंदगी को शेप अप करने में हेल्प करता है। आज का सेशन वैसा ही है। इस सेशन के अंदर हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बात करें हैं जिसको आप अपने जिंदगी में, मतलब आप आगे बढ़ के भी ये सेशन को आप याद रखने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम 360 डिग्री में पूरे एनालिसिस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बना हुआ एक रिपोर्ट का डिटेलिंग्स। ये रिपोर्ट जो मैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कमिटी है ये 2023 को बनाया गया था, ये सोच के कि भारत के अंदर अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पेपर में ये जरूर 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 आने वाला है, ये बहुत ही पते की बात है। तो अगर हम बात करें, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है ये क्या कहता है, ये बोलते हैं कि जो लोकसभा, भारत की संसद के जो निचला सदन है और देश भर के सभी राज्य विधानसभाओं में अगर एक ही साथ चुनाव करा जाए तो कितना अच्छा होगा, और वही करने की एक्चुअली सोच हमारी गवर्नमेंट के अंदर है। अब बात ये है, सबसे पहली जो बात है कि ये जो सोच है ये करने के पीछे का रीजन क्या है। अगर ये बात कहे तो ये इसका जो उद्देश्य या जो ऑब्जेक्टिव हम बता सकते हैं वो ये है कि चुनाव के जो कार्यक्रम है वो ऐसे अलाइन हो जाए। सबसे बड़ी बात है समय को बचाना। सेकंड होता है कि खर्चा, जैसे कि बहुत ज्यादा हमें पता है हर बार इलेक्शन को बनाने के लिए बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे यहाँ पे लग जाते हैं, वो गवर्नमेंट के हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के तो पैसे होते नहीं है, सारे पैसे हमारे हैं, आम आदमी के पैसे हैं, तो हमारे पैसे बार बार यूज होते हैं एक ही कर्मकांड करने के लिए। लेकिन अगर ये एक ही लाइन में अलाइन हो जाए तो खर्चा और समय दोनों ही बच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और कोई कामों में ध्यान दे सकता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव था इसका जो लक्ष्य है, इसका और एक चीज है कि ये जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये प्रोसेस चलेगा तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखा जाएगा कि एक प्रॉपर प्रक्रिया या प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है जो कि प्रोग्रेसिव है। अब चुनाव के जो आवृत्ति है उसको कम करा जाएगा, और इसे क्या होगा, जितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको समय की बात कही, आपके पैसे की बात कही, वैसे आपको पता भी है कि चुनाव के टाइम पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन से लोगों को उठाया जाता है, उनको निर्वाचन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के अंदर उनको तैनात किया जाता है और वहां पे वो काम करने लगते हैं। लेकिन जो मौजूदा चुनावी प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी बदलाव की जरूरत इसलिए देखा जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इसका जो विचार है उसको बहुत सारे समर्थन, बहुत सारे आलोचना भी उसको हुआ है, बहुत सारे उसके अगेंस्ट और उसके फॉर, दोनों तरफ में ही बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद एक कमेटी को बनाया गया और वो कमेटी बना के उसका जो रिपोर्ट वो आ चुका है, वो रिपोर्ट सबमिट किया है हमारे ही फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब जो कि थे रामनाथ कोविंद जी। अगर आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट साहिबा जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके पास इसको सबमिट किया गया। और यहाँ पे अमित शाह जी क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में आ ही जाएगा अभी के अभी। वैसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जो चुनावी अध्यक्ष है या जो हमारे इलेक्शन कमीशन है जो कि 3 मेंबर कंसिस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें से एक जो होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी दोनों होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इसमें जो 2 लोग हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़कर, मतलब राजीव कुमार जी को छोड़कर, ये दोनों को नए आज ही अपॉइंट किया गया है। मार्क करके रखना क्या नाम है इनका, एक है सुखवीर संधू जी और दूसरे है ज्ञानेश कुमार जी। इनकी अगर बात किया जाए, ये जो सिस्टम में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर भी बहुत सारी बातें आई है, बहुत सारी प्रतिक्रिया आए हैं, उसके बारे में भी आज इस सेशन में ही बात करेंगे, आखिरी तक देखना मत भूलना। और इसके साथ ये जो अपॉइंटमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर से बनाया गया एक नया पैनल ने इसका अपॉइंटमेंट किया है। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के बारे में अगर आपको बता दे तो इसके जो संवैधानिक रूल है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये दोनों हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि है राजीव कुमार जी, उनको ज्वाइन करने वाले हैं। अब देखो इस सेशन के अंदर हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहली बात तो ये है जो हमारे ये
कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, ये जो रामनाथ कोविंद जी ने जो रिपोर्ट को यहाँ पे पेश किया है, इस कमेटी के अंदर कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। फिर हम जानेंगे कि इसकी सजेशन क्या है। रिपोर्ट बनी है, बहुत सारे इन लोगों ने बहुत सारे डेटा की एनालिसिस की है, बहुत टाइम तक ये चीज क्या है, इनका सितंबर में ये कमेटी बनी थी, तब से लेकर अब तक इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस देखा है, उसके तहत इन्होंने क्या क्या चीज एनालाइज किया है, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके साथ पढ़ेंगे सजेशन तो दिया है, लेकिन वो सजेशन को अगर इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे करना है, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ तो बन गया है, लेकिन इसका रिएक्शन क्या है। भारत के अंदर है, डेमोक्रेसी के अंदर है, तो लोग तो जरूर बोलेंगे, भले ही ऑपोजिशन पार्टी बोले या साधारण लोग बोले, लेकिन ये तो लोग जरूर बोलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कमेटी के मेंबर्स कौन थे। अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनका चेयरमैन रहा, और उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह। पता चला कि अमित शाह जी क्यों यहाँ पे है। होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, राज्यसभा में वो थे कौन, गुलाम नबी आजाद जी। और उसके साथ फॉर्मर फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन एनके सिंह जी, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप जी, और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी यहाँ पे थे। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पैनल में एक स्पेशल इनवाइटी के रोल पे एक रोल दिया गया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर तथा बीजेपी के सांसद है, जो कि है अर्जुन राम मेघरवाल। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के लीडर है अधीर रंजन चौधरी, उनको भी इस कमेटी के अंदर रहने के लिए बताया गया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये जो पैनल बना है, ये जो चीज बना है, ये एक बस आई वर्ष है, मतलब अल्टीमेटली डिसीजन तो गवर्नमेंट को लेना है, ये बस सामने एक रिपोर्ट बनाने की ये लोगों को दिखावा करा जा रहा है, या लोगों को दिखावा करने की एक प्रयास है, तो उन्होंने इसमें ज्वाइन नहीं किया। तो चलो, कमीशन का तो रिपोर्ट आ गया, तो लोकतंत्र के ऊपर ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या क्या रहा होगा वो आपको मैं बता देती हूँ। पहली बात क्या है, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया। पहली द फर्स्ट पॉइंट इज देयर कि पहले स्टेप में लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन है उसको एक साथ करवाया जा सकता है, और उनके ही अंदर, मतलब वो लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन अगर एक साथ हो जाएगा, तो उसके बाद 100 दिनों के अंदर जो लोकल बॉडी की पोल्स है उसको दूसरे स्टेप में करने की यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखना है, तो इन्होंने ये भी बोला, मानो कि अगर हाउसेस में मेजोरिटी नहीं बन रहा है या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, तो क्या किया जाएगा। तो अगर कभी मानो कि दोनों पार्टी जीत के आए हैं, उसमें से मेजोरिटी कोई पार्टी नहीं बन रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अनास्था जिसको कहते हैं, वो प्रस्ताव आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, बाकी के 5 साल के टर्म के लिए फ्रेश पोल करवाए जा सकते हैं। कोविंद पैनल ने ये सजेस्ट किया। अब देखो, इस सजेशन के जैसे मैंने आपको बताया, इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अगर हम बात करें तो बस अभी आपको पता भी है, इलेक्शन कमीशन इज जस्ट गोइंग टू अनाउंस द शेड्यूल फॉर द लोकसभा निर्वाचन 2024, लेकिन साइमल्टेनियस पोल के लिए सभी स्टेट असेंबली के टेन्योर और लोकसभा इलेक्शन तक की जो जुड़ी हुई जो बातें हैं, ये सारी चीज को धीरे धीरे देखा जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर ये इंप्लीमेंटेशन करना है जो कि रिपोर्ट में आया है, उसमें इंपॉर्टेंटली ये देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरी है। जैसे कि पैनल का क्या कहा है कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम के लिए सिंक्रोनाइज पोल से गवर्नेंस को आर्किटेक्चर में सुधार करनी पड़ेगी। जो गवर्नेंस के जो सेगमेंट है या जो गठनात्मक प्रणाली है गवर्नेंस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट जैसे गवर्न करता है उसको गवर्नेंस कहते हैं, उसका जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या सुधार लानी पड़ेगी, ये भी पैनल का पॉइंट था। लेकिन ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता था, है ना। अब देखो, साइमल्टेनियस पोल के डेवलपमेंट या प्रोसेस या सोशल जो कोहेशन है उसको बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी फाउंडेशन को गहरा करना पड़ेगा। तो अगर ये सब करना पड़ता है, अगर ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, ऐसी चीजों को या वोटर्स जो होता है उनके कॉन्फिडेंस को ईज के साथ अगर सुधार किया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, चलो हमने सारी चीजों को सामने रख दिया, लेकिन उसको करने के लिए वी नीड अ मोहर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक जबरदस्त उसमें सील लगवानी चाहिए। वो सील क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ये रिपोर्ट ने बताया है कि कोई कुछ कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत होगा, जो कि साइमल्टेनियस पोल और जो सिंगल इलेक्टोरल रोल के अंदर, मतलब हमारे पास, हमें पता है कि हर बार कोई भी उनका पेपर, हमारा पेपर नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का पेपर, जो कि इलेक्शन, जब ये इलेक्शन होता है तब हम देखते हैं क्या होता है, ये लोग इलेक्टोरल रोल को ये देखते हैं, है ना, हर बार इलेक्शन कमीशन आके इलेक्टोरल रोल को सही से देख के उसको उसका निर्णय लेते हैं कि किसका नाम इंक्लूड होगा और किसका एक्सक्लूड होगा, और कोई लोग शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम एक्सक्लूड हो जाता है, कोई किसका डेथ हो जाता है, फिर नए जो वोटर्स है वो भी यहाँ पे एड ऑन होते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जो पूरा सिस्टम है इसको वन वे किया जा सकता है। दिस इज बिन टोल्ड बाय द कोविन पैनल, याद रखना है हमें। सेकेंड चीज इन्होंने क्या किया, देखो जैसे मैंने बताया, लोकसभा और असेंबली, मतलब राज्यसभा नहीं, सॉरी, राज्य का जो विधानसभा है, ये याद रखना है। देखो हमें पता है क्या है, सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। अब राज्यसभा का इलेक्शन तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तब यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इनके क्या होता है, निर्वाचन होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जिसे विधान सभा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विधान सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट का है उसको कहा जाता है विधानसभा। ये जो विधानसभा का, कुछ कुछ स्टेट में विधान परिषद तो है, लेकिन उसका भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, तो भी वो हमारी इस चर्चा की विषय नहीं है। हमारी चर्चा की विषय ये है कि हमारे पास क्या है, लोकसभा है, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि राज्य की है, जिसके विधानसभा कहते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन है, और इस डायरेक्ट इलेक्शन करवाने के लिए जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा वो वन टाइम बनाया जाएगा, ठीक है। कोविड पैनल का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन रहा है। और उसके साथ जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे और एक जगह पे डायरेक्ट चुनाव भी होती है, वो क्या है, लोकल बॉडी। लोकल बॉडी के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होगा कि फर्स्ट तो हमारे जो ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन, फिर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, वो भी होता है लोकल बॉडी इलेक्शन। ये सारी चीजों को यहाँ पे मद्देनजर रखा जाएगा, जो कि 100 डेज के अंदर करवाया जाएगा, ये सजेशन दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा डेफिनेटली, कि जैसे राज्यसभा, मतलब राज्य में जो विधानसभा है और जो सेंटर में लोकसभा है, इनका ध्यान रखते हैं सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे शुरू में ही। लेकिन जो लोकल बॉडी में, या लोकल मतलब जो ये पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, इसका जो इलेक्शन कराया जाता है वो करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की चुनाव होते हैं हमारे सेंटर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके थ्रू, लेकिन पूरे सिस्टम को प्रोसेस किया जाता है कैसे, थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। एंड मीडियम कौन होते हैं, यहाँ पे मीडियम होते हैं हमारे स्टेट निर्वाचन कमिश्नर या द राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, ये याद रखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल एमिनिटीज या लॉजिस्टिकल प्लानिंग की भी इन्होंने बात की। मतलब क्या है, जो इलेक्शन कराया जाएगा उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जरूरत होती है। कैसे, इलेक्शन में क्या क्या चीज यूज होगा, जिसके जैसे कि इक्विपमेंट बताया जाता है, मैन पावर, लोग कितने आएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या होता है आपको पता है कि हर जगह से तैनात किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके एडवांस प्लानिंग की भी जरूरत है। तो ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये बार बार करने से अच्छा एक बार लाइन अप करें। लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, देखो लोकसभा निर्वाचन के अंदर इतने सारे निर्वाचन होते हैं, इतने सारे कंस्टिट्यूएंसी होते हैं, तो डेफिनेट बात यह है कि राज्य, जब अगर राज्य के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन होता है या जिन एमएलए निर्वाचन करने की जो प्रक्रिया होते हैं, वो एक्चुअली अगर देखा जाएगा वो भी थोड़ा बहुत सारे जगह पे बहुत नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा, तो उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी वो कई गुना ज्यादा उसमें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, कई गुना ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होगी। अदरवाइज कहीं पे भी वोट बैंकिंग या कह सकते हो जो रिगिंग कहते हैं, ये सारे चीज हो सकता है, तो उससे भी इनको बचना है। और इलेक्शन कमीशन को सिंगल इलेक्टोरल रोल वोटर आईडी को प्रिपेयर करना भी पड़ेगा, जो कि स्टेट पोल अथॉरिटीज के कंसल्टेशन से करा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यहां तक तो बात तो समझ में आ गया, तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है तो बाकी लोग भी तो बात करेंगे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन, लोग क्या कह रहे हैं।
वैसे पहले ही बता देते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और रूलिंग जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उन पे बताया कि ये अपने हिसाब से पॉलिसी को बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेमोक्रेसी के बेसिस के अगेंस्ट है, भारत के जो फेडरलिज्म नेचर है उसके भी अगेंस्ट है और इम्प्रैक्टिकल भी है। कैसे इम्प्रैक्टिकल है वो तो आपको मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी को तैनात करना, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे जमा करना और उनके थ्रू वोट को ठीक ठाक प्रोसीड्यूर में करना, दैट इज इम्प्रैक्टिकल इन देयर आईज। मेरे नहीं, मैं आपको बता रही हूं व्हाट हैज द एनालिसिस टोल्ड। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो वो भी है कि डेमोक्रेसी के बेसिस पे ये अगेंस्ट में है क्योंकि स्टेट और सेंटर के जो रिलेशनशिप इंडिया में मेंटेन किया जाता है जिसको क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं, उसमें ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। हमें पता है कि स्टेट को अपने इलेक्शन करवाने के लिए खुद का एक दायरा होती है, अगर उसको जबरदस्ती ब्रेक करके एक लाइन पे लेके आएंगे। अगर आप देखोगे, चलो मैं आपको एक नॉर्मल आई एम गिविंग यू ए वेरी 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 नॉर्मल एंड वेरी कॉमन काइंड ऑफ एग्जांपल। अगर हम बात करें, अभी अभी आपको पता है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का यहाँ पे कब हुआ, 2023 को इसका इलेक्शन हुआ। अब देखो 2024 को हो रहा है हमारा सेंटर के इलेक्शन, मतलब एक साल, मतलब कुछ महीने के डिस्टेंस में इनका क्या होगा। मतलब ये अगर सडनली 2024 के साथ इसको मार्च किया जाएगा तो वो जो बफर जोन है उसको कैसे क्रेडिटेड किया जाएगा, इसके बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिला है। तो ये सब चीजों के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के साथ आपको और एक चीज बता देते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, ये जो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो नए इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे तैनात किया गया है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को एड्रेस करवाने के लिए इसकी ऑपोजिशन जो एड्रेसल जो प्रोसेस है उसको देखने के लिए एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको एडीआर कहते हैं, इन्होंने एक पिटीशन भी फाइल किया है। इन्होंने चैलेंज किया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 है, उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस सिलेक्शन पैसेज में से निकाल दिया गया है। तो दे टोल्ड कि अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जरूर यहाँ पे जो पैनल बनता है, जहां पे ये इलेक्शन जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके जो सिलेक्शन होता है, उनपे जो पैनल बनते हैं वहां पे कौन कौन होता है। देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड ये सारे होते हैं, जो कि क्लियरली बताया गया था 2023 की मार्च में ये वर्डिक्ट में। अगर कोई लॉ यहाँ पे पास नहीं होता अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द निर्वाचन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के अगर सिलेक्शन के बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस अगर पास नहीं होता, तब तक के लिए ये सारे लोग यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि सीजेआई को इस बार इस पैनल के अंदर नहीं लिया गया। एक हाई कमिटी पैनल बनाया गया बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें लीड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में मतलब क्वेश्चन आया कि क्यों ये प्रोसेस जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको डायलेट करता है। इसके बारे में वो क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ठीक है। और सीजीआई को प्रोसेस से बाहर रखने के लिए ये, जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है, ये पिटिशन उसके लिए बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको भी वायलेट किया गया है इस प्रोसेस के अंदर। तो दो चीज हमें पता चल गया है यहाँ पे। एक चीज हमने क्या देखा, एक तो कोविंद जो रिपोर्ट है ऑन द वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में हमने सारे प्रावधान को देख लिया और उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि देयर आर अदर पिटिशंस एंड आल्सो एडीआर। इन्होंने जनरल मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दे हैव कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोसेस, कंप्लेंट किया है अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। आशा करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा। अगर कोई जगह पे आपको कोई डाउट आया है, क्वेश्चन आया है, आप मुझे एक चीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर यहां तक वीडियो आपने देख चुके हो, यार ये बताओ
इलेक्शन कमीशन वाले आर्टिकल कौन सी नंबर का आर्टिकल में आता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल कौन सी नंबर पे आते हैं। वैसे ये अगर हम बात करें तो 191 जिसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतने टाइम के लिए ये कंसल्टेशन चला था और 18,000 के भी अधिक, मतलब 18,500 से भी अधिक पेजेस इस रिपोर्ट के अंदर है। और ये रिपोर्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्शन सिस्टम को एक बड़ा चैलेंज के साथ चेंजेस ला सकता है अगर इंप्लीमेंटेशन की जाएगा, ये तो हमें लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके प्रैक्टिकलिटी के बारे में, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में? ये डिबेट आप करो कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट के साथ मैं भी जुड़ जाऊंगी। तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, इंडिया प्रेप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। वी आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे ऐप भी आ चुके हैं, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम खर्चे में आप अपने परीक्षा की प्रिपरेशन को करें साकार। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बी ए इंटेलिजेंट सिटीजन एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।